अध्याय 18 मुगल काल में आर्थिक और सामाजिक जीवन। आर्थिक और सामाजिक अवस्था। 17वीं सदी के अंत तक मुगल साम्राज्य अपने क्षेत्रीय प्रसार के चरम पर था, लेकिन इस काल में उसे अनेक राजनीतिक और प्रशासनिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिनमें से कुछ की चर्चा हम कर चुके हैं। आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में अकबर के सत्तारोहण से लेकर 17वीं सदी के अंत तक के काल को एक काल माना जा सकता है, क्योंकि इस दौरान कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं आया। फिर भी इस काल में महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक प्रगति हुई, जिसका विश्लेषण करने की हम कोशिश करेंगे। जीवन स्तर, ग्रामीण जीवन पद्धति और जनसमूह। इस काल में अनेक यूरोपीय व्यापारी और यात्री भारत आए, और उनमें से कुछ इस देश की आर्थिक और सामाजिक अवस्था का विवरण छोड़ गए हैं। सामान्यतः उन्होंने एक और भारत के धन धान्य पर और शासक वर्गों के तड़क भड़क वाले जीवन पर जोर दिया है, और दूसरी ओर साधारण जनता की, किसानों, दस्तकारों और कामगारों की कमर तोड़ गरीबी पर। बाबर तो आम जनता के मामूली कपड़ों को देखकर हैरान रह गया था। उसने लिखा है, किसान और कम हैसियत वाले लोग नंगे बदन रहते हैं। इसके बाद वह पुरुषों और स्त्रियों की पोशाकों का वर्णन करता है। बाद के यूरोपीय यात्रियों ने उसके कथन की पुष्टि की। राल्फ फिच 16वीं सदी के अंतिम भाग में भारत आया था। वह कहता है कि बनारस में लोग कमर पर बंधे जरा से कपड़े को छोड़ दें तो नंगे रहते हैं। दलेत ने लिखा है कि जाड़ों में अपने को गर्म और आरामदेह रखने के लिए कामगारों के कपड़े अपर्याप्त थे, लेकिन फिच कहता है कि जाड़ों में लोग रईदार लबादे और रईदार टोप पहनते हैं। ऐसी ही बातें जूते चप्पल के बारे में कही गई हैं। निकितीन कहता है कि दक्कन के लोग नंगे पैर आते जाते थे। मोरलैंड जैसे एक आधुनिक लेखक ने भी कहा है कि नर्मदा नदी के उत्तर में बंगाल को छोड़ कहीं भी उन्होंने जूते का जिक्र नहीं पाया। उन्होंने इसका कारण चमड़े की ऊंची कीमत को ठहराया। जहाँ तक घरों और घरेलू सामान का सवाल है, ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ग्रामीण जिन मिट्टी के घरों में रहते थे, वे आज के घरों से भिन्न नहीं थे। चारपाई और बांस की चटाई को छोड़ शायद ही कुछ होता होगा, और मिट्टी के बर्तन होते थे जो गांव का कुम्हार बनाता था। तांबा और घंटा धातु यानी कांसा की तश्तरियाँ और बर्तन महंगे थे, और आमतौर पर गरीब उनका उपयोग नहीं करते थे। भोजन के लिए तो चावल, ज्वार बाजरा और दालें, जिनको पेलसेर और दलेत ने खिचड़ी कहा है, मुख्य भोजन होता था। बंगाल में और तटवर्ती क्षेत्रों में मछली खाने का प्रचलन था, और प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में मांस खाया जाता था। उत्तर भारत में गेहूं और खुरदुरे अनाज की चपातियाँ और साथ में दालें और हरी सब्जियां आम थी। कहा गया है कि साधारण लोग अपना मुख्य भोजन रात में करते थे और दिन में चना चबैना करते थे। तब अनाजों के मुकाबले घी तेल बहुत सस्ते थे, और लगता है कि निर्धन व्यक्ति के भोजन के स्थायी अंग थे, लेकिन नमक और शक्कर अधिक महंगे थे। इस तरह लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े तो कम थे और जूते बहुत महंगे थे, पर कुल मिलाकर उनका भोजन बेहतर था। चारागाही जमीन अधिक होने के कारण वे अधिक मवेशी पाल सकते थे। इस तरह दूध और दूध से बनी वस्तुओं की उपलब्धता अधिक रही होगी। जीवन का स्तर अंततः आय और मजदूरी पर निर्भर था। किसानों के विशाल समूह की वास्तविकता आय का निश्चय कर सकना कठिन है, क्योंकि गांव के कारोबार में मुद्रा का प्रयोग शायद ही होता था। गांव के दस्तकारों की सेवाओं का पारिश्रमिक परंपरा द्वारा निर्धारित ढंग से दाल चावल के रूप में दिया जाता था। किसान की जोत के औसत आकार का हिसाब लगाना कठिन है। हमें उपलब्ध सूचनाओं से पता चलता है कि गांव में असमानता बहुत अधिक थी। जिस किसान के पास अपने हल बैल नहीं होते थे, वह प्रायः जमींदारों या ऊंची जातियों की ज़मीन जोतता बोता था और मुश्किल से निर्वाह कर पाता था। भूमिहीन किसान और मजदूर अक्सर उस श्रेणी के होते थे जिसे अछूत या कमीन कहा जाता था। कभी अकाल पड़ता और अकाल ना आम थे तो सबसे अधिक कष्ट किसानों की इसी श्रेणी को ग्रामीण दस्तकारों को उठाना पड़ता था। जो किसान अपनी जोती हुई ज़मीन के स्वामी थे, वे खुद काश्त कहलाते थे।
वे परंपरा सम्मत दरों से मालगुजारी देते थे। उनमें से कुछ के पास अनेक हल बैल होते थे जिनको वे अपने गरीब भाइयों, असामियों, टेनेंट्स अर्थात मुजारियान को किराए पर देते थे, जो आमतौर पर अधिक दर से मालगुजारी देते थे। इस तरह ग्रामीण समाज बेहद असमान था। खुद काश्त, जो गांव के मूल निवासी होने का दावा करते थे, अक्सर एक या अधिक प्रभुत्वशाली जातियों के होते थे। इन जातियों का न सिर्फ ग्रामीण समाज पर वर्चस्व था, वे गरीब या कमज़ोर वर्गों का भी शोषण करते थे। फिर अक्सर जमींदारों द्वारा उनका भी शोषण किया जाता था। अनुमान लगाया गया है कि 17वीं सदी के आरंभ में भारत की जनसंख्या लगभग 12.5 करोड़ थी। इसलिए कृषि के लिए बहुत ज़मीन उपलब्ध थी और यह माना जा सकता है कि सामाजिक प्रतिबंधों के दायरे में रहकर एक किसान उतनी ज़मीन जोत बो सकता था जितना उसके साधनों और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण संभव था। एशिया और अफ्रीका के दूसरे अनेक देशों के विपरीत भारत की अर्थव्यवस्था बहुत विविधतापूर्ण थी। यहाँ गेहूँ, चावल, चना, जौ, दालों, बाजरा आदि अनेक फसलों की खेती होती थी और उन फसलों की भी जिनका उपयोग वस्तु निर्माण के लिए किया जाता था या जिनका स्थानीय स्तर पर संसाधन किया जा सकता था। ये थे कपास, नील, चाय, लाल रंग, गन्ना, तिलहन आदि। इन फसलों पर अधिक मालगुजारी लगती थी और नकद ली जाती थी, इसलिए अक्सर इन्हें नकदी फसलें या उम्दा फसलें कहा जाता था। मूल्यों के आधार पर किसान कभी सिर्फ एक तो कभी दूसरी फसल बोता था, बल्कि लाभ होता दिखाई देता तो नई फसलें बोने के लिए भी तैयार रहता था। मसलन 17वीं सदी में 2 नई फसलें जुड़ी, तंबाकू और मकई। इस काल में बंगाल में रेशम और टसर की खेती इतनी बढ़ी कि चीन से रेशम मंगाने की आवश्यकता नहीं रही। फिर 18वीं सदी में आलू और लाल मिर्च को अपनाया गया। उत्पादन की क्षमता को लें तो 17वीं सदी में गांव नगरों की बढ़ती आबादी को भोजन देने में समर्थ थे। भारत कुछ पड़ोसी देशों को अनाजों का निर्यात भी करता था, विशेषकर चावल और शक्कर का। वह इस काल में वस्तु निर्माण और विशेषकर कपड़ों के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चा माल जुटा सकने में भी समर्थ था। कृषि के प्रसार और सुधार के लिए मुगल राज्य किसानों को प्रोत्साहन और ऋण यानी तकावी भी प्रदान करता था, लेकिन स्थानीय प्रयासों, पहल और निवेश के बिना ये प्रसार और विस्तार शायद ही संभव होते। इस तरह भारतीय कृषक उतना रूढ़िवादी और परिवर्तन विरोधी नहीं था जितना अक्सर उसे दिखाया गया। हालांकि कोई नई खेती हर तकनीक नहीं आई, पर भारतीय कृषि कुल मिलाकर देखें तो सक्षम थी तथा इस काल में वस्तु निर्माण और व्यापार की वृद्धि में उसकी निश्चित रूप में भूमिका रही। मध्यकाल में किसान जब तक मालगुजारी देता रहता था, ज़मीन से बेदखल नहीं किया जाता था। अगर उसे खरीदार मिलता और बाकी किसान आपत्ति न करते तो वह अपनी ज़मीन बेच भी सकता था। उसकी मृत्यु के बाद उसके बच्चे अधिकार रूप में उसकी ज़मीन के वारिस होते थे। राज्य के हिस्से की दर ऊंची होती थी, कभी कभी उपज की लगभग आधी होती थी और जिसे चुकाने के बाद साधारण किसान के पास इतना ही बचता था कि वह अपना जीवन चला सके। भूमि के सुधार या कृषि के प्रसार के लिए वह किसी निवेश की स्थिति में नहीं होता था। हालांकि किसानों का जीवन कठोर होता था, पर उसके पास खाने को पर्याप्त होता था और उत्पादन व पुनर्उत्पादन की मामूली आवश्यकताएं पूरी करने के लिए भी। उसके जीवन का ढर्रा अंशतः मौसम से और अंशतः उन रीति रिवाजों से तय होता था जिनमें मेलों, तीर्थ यात्राओं, समारोह आदि का अपना स्थान था। भूमिहीनों की तथा कमीन समेत दस्तकारों के वर्ग की दशा और भी कठोर रही होगी, पर सभी किसानों का जीवन स्तर इतना नीचा नहीं था। भूस्वामी खेतीहरों, खुदकाश्त के पास आमतौर पर अधिक ज़मीनें होती थीं और कुछ लोगों के पास तो बड़े बड़े भूखंड तथा कृषि के लिए अनेक हल बैल होते थे। वे मुनाफे की शर्तों पर साधारण किसानों, जिन्हें मुजारियान भी कहते हैं, को अपनी ज़मीनों का एक भाग लगान पर दे देते थे। यह वर्ग और जमींदार कृषि के प्रसार और सुधार के लिए पैसा लगा सकते थे और लगाते भी थे। जहाँ तक नगरों का प्रश्न है,
तो वहाँ सबसे बड़ी आबादी गरीबों की थी, दस्तकारों, नौकरों और दासों, सैनिकों, श्रमजीवियों आदि की। यूरोपीय यात्रियों के अनुसार सबसे कम दर्जे के नौकर का मासिक वेतन 2 रुपये से कम होता था। चाकरों और पियादा सैनिकों में ज़्यादातर लोगों का आरंभिक वेतन 3 रुपये मासिक से कम होता था। हिसाब लगाया गया है कि एक व्यक्ति 2 रुपये महीने पर अपना परिवार पाल सकता था। 20वीं सदी के आरंभिक जीवन काल में लेखक मॉरलैंड ने कहा है कि मुगल काल में कामगारों की वास्तविक मजदूरियों में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आया। उनका भोजन अधिक संतुलित था, पर कपड़े, शक्कर आदि अधिक महंगे हो चुके थे। मॉरलैंड ने इससे निष्कर्ष निकाला कि ब्रिटिश शासन में भारतीय जनता की दशा नहीं बिगड़ी, लेकिन इस विषय को एक अधिक व्यापक संदर्भ में देखना होगा। इस काल में यूरोप में जहां संपत्ति और मजदूरियों में भारी वृद्धि हुई, वहीं ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में जीवन स्तर अगर गिरा नहीं तो कुल मिलाकर जड़वत रहा। शासक वर्ग, अमीर वर्ग और जमींदार। भूस्वामी अभिजातों अर्थात जमींदारों समेत अमीर वर्ग मध्यकालीन भारत में वह वर्ग था जिसे शासक वर्ग कह सकते हैं। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से मुगल अमीर वर्ग एक विशेष अधिकार संपन्न वर्ग था। सैद्धांतिक तौर पर मुगल अमीर वर्ग के दरवाजे सबके लिए खुले थे, लेकिन व्यवहार में अभिजात परिवारों के व्यक्तियों को ही यह विशेष अधिकार प्राप्त था, चाहे वे भारतीय हों या विदेशी। आरंभ में अधिकांश मुगल अमीर मुगलों के अपने वतन के थे, तुरान व उसके पड़ोसी क्षेत्रों ताजिकिस्तान, खुरासान, ईरान आदि के। हालांकि बाबर तुर्क था, पर मुगल शासकों ने कभी संकीर्ण नस्ली नीति नहीं अपनाई। बाबर ने अग्रणी अफगान अमीरों को अपनी ओर लाने का प्रयास किया, पर वे अशांत और अविश्वसनीय साबित हुए और जल्द ही दूसरी ओर हो गए। अकबर के शासनकाल तक बंगाल और बिहार में मुगलों और अफगानों की खींचतान जारी रही, लेकिन जहांगीर के शासनकाल में अफगान भी अमीर वर्ग में शामिल किए जाने लगे। शेखजादा या हिंदुस्तानी कहलाने वाले भारतीय मुसलमानों को भी सेवा में भर्ती किया जाता था। अकबर के शासनकाल से हिंदू भी नियमित आधार पर अमीर वर्ग में शामिल किए जाने लगे। उनमें सबसे बड़ा भाग राजपूतों का था। आरंभ में राजपूतों में भी प्रमुखता कुशवाहों की थी। एक आधुनिक गणना के अनुसार अकबर के काल में 1594 में अमीर वर्ग में हिंदुओं का भाग बस 16% के लगभग था, पर ये आंकड़े हिंदुओं के रुतबे और प्रभाव का पर्याप्त संकेत नहीं देते हैं। राजा मान सिंह और राजा बीरबल दोनों अकबर के निजी दोस्त और स्थायी साथी थे, जबकि राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में राजा टोडरमल का भारी प्रभाव और सम्मान था। जो राजपूत अमीरों में शामिल किए जाते थे वे या तो पुश्तैनी राजा होते थे या राजाओं से संबंधित या उनके सहयोगी अभिजात परिवारों के होते थे। इसलिए अमीर वर्ग में उनके शामिल होने से उसका अभिजात चरित्र और प्रखर हुआ। इसके बावजूद अमीर वर्ग ने समाज के निचले वर्गों के लोगों को प्रोन्नति और यश प्राप्ति का एक रास्ता जरूर दिया। उदाहरण के लिए केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों में विभिन्न स्तरों पर अनेक कायस्थ और खत्री भर्ती किए गए। कुछ निम्न वर्गीय लोगों को नियुक्त किए जाने के भी दृष्टांत मिलते हैं। जहांगीर और शाहजहां के काल में अमीर वर्ग में पर्याप्त स्थायित्व आया। इन दोनों बादशाहों ने अमीर वर्ग के गठन, मनसबदारी व्यवस्था पर बहुत ध्यान दिया। सुव्यवस्थित प्रोन्नति, अनुशासन और शाही सेवा में योग्य व्यक्तियों की भर्ती के लिए नियम कायदे बनाए गए। जैसा कि हमने देखा, मुगल अमीरों का वेतन हर तरीके से बहुत ऊंचा था। हर चीज़ ने, मुगल बादशाहों की उदार धार्मिक नीति ने और भारत की स्थिर राजनीतिक दशाओं ने विदेशों से अनेक प्रतिभाशाली व्यक्तियों को मुगलिया दरबार में खींचा। इस तरह उल्टी दिशा में बुद्धि का दोहन हुआ। मुगल दरबार में नौकरी पाने के लिए भारत में ईरानियों, तुरानियों और दूसरे अन्य के आगमन के आधार पर फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने कहा है कि मुगल अमीर वर्ग में विदेशियों की भरमार थी जो एक दूसरे को दरबारी सेवा में आने के लिए प्रेरित करते थे। आधुनिक शोधों ने इस वक्तव्य को गलत साबित कर दिया। जहां प्रतिभाशाली व्यक्तियों का भारत आना जारी रहा और उनमें से अनेक तो मुगलों की सेवा में प्रमुख पदों तक पहुंचे, वहीं वे भारत में ही बस गए और भारत को ही उन्होंने अपना घर बना लिया। इस तरह पहले की तरह मध्यकाल में भी भारत बाहर से आने वालों को आश्रय देता रहा, लेकिन इन आव्रजकों ने अपने आप को तेजी से भारतीय समाज और संस्कृति में ढाल लिया और साथ ही अपनी कुछ विशेषताओं को बचा कर रखा। यही भारतीय संस्कृति, समृद्धि और विविधता का कारण है।
जो उसकी अपनी एक विशेषता है। जहांगीर और शाहजहां के काल में अधिकांश अमीर ऐसे थे जिनका जन्म भारत में हुआ था। साथ ही अमीरों में अफगानों, भारतीय मुसलमानों, हिंदुस्तानियों और हिंदुओं का हिस्सा बढ़ता रहा। इस काल में हिंदुओं का जो नया वर्ग अमीरों में शामिल हुआ वह मराठों का था। जहांगीर यह महसूस करने वाला पहला बादशाह था कि मराठे दक्कन में घटनाओं के केंद्र बिंदु थे और उसने उनको अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया। इस नीति को शाहजहां ने भी जारी रखा। जो मराठा सरदार शाहजहां की सेवा में थे उनमें शिवाजी के पिता शाहजी भी थे। हालांकि जल्दी वे दूसरी तरफ चले गए। औरंगजेब ने भी अनेक मराठों और दक्कनी मुसलमानों को नौकरी में रखा। मराठों के साथ मुगलों के संबंधों की चर्चा हम आगे चलकर करेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि शाहजहां के काल में अमीर वर्ग में हिंदू लगभग 24% थे, तो औरंगजेब के शासन के उत्तरार्ध में वे लगभग 33% हो गए, यानी उनकी कुल संख्या में 1.5 गुनी वृद्धि हुई। हिंदू अमीरों में मराठों का भाग आधे से अधिक था। हालांकि मुगल अमीरों को ऊंचे वेतन मिलते थे, पर उनके खर्चे भी बहुत अधिक थे। हर अमीर नौकरों चाकरों का एक बड़ा दस्ता, विशाल अस्तबल, हथसाल आदि तथा सभी प्रकार के यातायात के साधन रखता था। उनमें से अनेक के पास स्त्रियों से भरे बड़े हरम होते थे, जो उन दिनों ऊंची स्थिति वालों के लिए सामान्य बात मानी जाती थी। ये अमीर मुगल बादशाहों की नकल करते हुए बेहद तड़क भड़क का जीवन जीते थे। वे फलदार पेड़ों और बहते पानी के बागों वाले सुंदर मकानों में रहते थे। वे सुंदर से सुंदर वस्त्र पहनते थे और भोजन पर भारी रकम खर्च करते थे। एक विवरण के अनुसार अकबर के हर भोजन के समय 40 व्यंजन तैयार किए जाते थे। फलों पर भारी रकम खर्च की जाती थी और समरकंद बुखारा से बेहतरीन फल मंगाए जाते थे। बर्फ, जो अयाशी की चीज़ थी, सुविधा भोगी वर्गों द्वारा साल भर इस्तेमाल की जाती थी। आभूषण और हीरे जवाहरात, जिन्हें स्त्री पुरुष दोनों पहनते थे। खर्च की एक और मद थी। जहांगीर ने पुरुषों के कान छिदवाकर कीमती नग पहनने का चलन आरंभ किया। एक सीमा तक आभूषणों को संकट काल के लिए भी जमा करके रखा जाता था। साल में 2 बार बादशाह को दिए जाने वाले उपहार एक और खर्चीला मद था। फिर भी याद रहे कि दिए जाने वाले उपहारों की कीमत व्यक्ति की स्थिति के अनुसार तय की जाती थी। बदले में अमीर भी बादशाह से उपहार पाते थे। उन दिनों जमा करना नहीं बल्कि खर्च करना शासक वर्ग की प्रमुख विशेषता थी, और कुछ ही अमीर ऐसे थे जो ऋणमुक्त रहकर अपने बच्चों के लिए भारी धनराशियां छोड़ गए। फिर भी देश के आर्थिक विकास में अमीर वर्ग का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष योगदान अवश्य रहा। इस विकास की अनेक दिशाएं थीं। अनेक अमीरों ने ज़मीनें खरीदी या उन्हें बादशाह ने ऐसे स्थानों पर उपहार में ज़मीनें दी जहां वे बसना और घर बनाना चाहते थे। इन स्थानों पर उन्होंने बाग लगाए, छतदार बाजारों यानी मंडियों का निर्माण कराया, जिससे कि किराए और बिक्री के रूप में उन्हें आय की प्राप्ति हो। उन्होंने व्यापारियों को ब्याज पर धन दिए या व्यापार में भाग लिया, प्रायः व्यापारियों के नाम से या उनके भागीदार बनकर। यहाँ अबुल फजल की एक उद्धरण का उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें अबुल फजल ने अमीरों को व्यापारिक गतिविधियों में थोड़ी पूंजी लगाने और लाभदायक उद्यमों में शरीक होने की राय दी थी। हालांकि इस्लामी विधान में सूदखोरी की निंदा की गई है, पर अबुल फजल ने अमीरों से कहा कि ब्याज पर धन देने से वे न हिचकें। यह बात समकालीन जीवन मूल्यों के प्रतिबिंबित करती है। उस काल के व्यापारिक उद्यमों में अमीरों के भाग का ठीक ठीक हिसाब लगा सकना आसान नहीं है। कभी कभी कुछ अमीर बल्कि शाहजादे भी कुछ मालों की खरीद बिक्री बढ़ाने या दस्तकारों और व्यापारियों को अपनी सेवाओं और मालों को सस्ता बेचने पर मजबूर करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करते थे। लेकिन ऐसी मिसालें इतनी अधिक न थी कि व्यापार, वाणिज्य और दस्तकारों के उत्पादन पर गंभीर प्रभाव पड़ता। सूरत के एक अंग्रेज फैक्टर ने 1614 में कहा था कि छोटे बड़े सभी लोग व्यापारी हैं। शाहजादों या शाहजादियों और बेगमों समेत शाही परिवार के सभी सदस्य न सिर्फ विदेशी जहाज़ों पर माल भेजते और मंगवाते थे, बल्कि व्यापार के लिए जहाज़ भी खरीदते थे। औरंगज़ेब के काल के अग्रणी अमीर मीर जुमला के पास जहाज़ों का एक बेड़ा था जो फारस, अरब और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से लंबा चौड़ा व्यापार चलाता था।
व्यापार से धन पाने का लोभ इतना बढ़ चुका था कि औरंगजेब के मुख्य काजी तक के अच्छे खासे व्यापारिक उद्यम थे जिनको वह बादशाह से छिपाए रखने की कोशिश करता था। इस तरह मुगल अमीरों की कई असामान्य विशेषताएं थीं। अक्सर नस्ली आधार पर विभाजित होते हुए भी वे विभिन्न क्षेत्रों और धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सुगठित शासक वर्ग के सदस्य थे। इस वर्ग ने चित्रकारों, संगीतकारों, कवियों, फारसी और हिंदवी दोनों और विद्वानों को संरक्षण देकर एक समन्वित संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास किया। यद्यपि मुगल अमीर वर्ग का चरित्र मूलतः सामंती था, क्योंकि भूमि की उसकी आय का प्रमुख स्रोत थी, फिर भी उसमें नौकरशाही तत्वों की अनेक विशेषताएं विकसित हुई। वह अधिकाधिक व्यापारमुखी और धन प्रेमी भी बनता गया। इस तरह मुगल राज्य और शासक वर्ग भारत के आर्थिक विकास में बाधक नहीं रहे। यह विकास अपने आप में क्या भारत को पूंजीवाद की ओर ले जा सकता था, यह मात्र अनुमान का विषय है जिसमें हम नहीं पड़ेंगे। हमारा मुख्य सरोकार यह देखना है कि इस काल में अर्थव्यवस्था की बराबर वृद्धि हो रही थी या नहीं और विकास की दिशा क्या थी। 17वीं सदी में अमीर वर्ग की संख्या में तीव्र वृद्धि, विभिन्न समूहों, व्यक्तियों और वर्गों के आपसी तनाव तथा जागीरदारी व्यवस्था के कार्यकलाप के संकट ने औरंगजेब और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में अमीर वर्ग के अनुशासन और कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। बाद के एक अध्याय में इनमें से कुछ पक्षों की चर्चा और भी विस्तार से की जाएगी।